Let me share my screen with you. ओके, आई होप मेरा स्क्रीन आपको विजिबल है और जस्ट गिव मी अ हेड्स अप, मेरा स्क्रीन विजिबल है या नहीं। ओके, स्क्रीन को स्विच कर रहा हूं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है, हम बात करने वाले हैं रीट के बारे में। ओके, आज का टॉपिक है एक ऐसा एसेट क्लास, जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्टरी इसके इनविटेशन वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम एक ऐसे एसेट क्लास की बात करेंगे जिसने कंसिस्टेंट 12-14% का रिटर्न दिया है ओवर लास्ट 2 years व्हेन ग्लोबल मार्केट्स एंड लोकल मार्केट्स हैव बीन सो वोलेटाइल कि यहाँ पे कोई भी एक ऐसा एसेट क्लास नहीं है कि जिसने बिल्कुल आपको पूरा का पूरा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिटर्न दिया हो, चाहे वो पॉजिटिव साइड में हो चाहे वो नेगेटिव साइड में हो। राइट, जैसे हम सभी में से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिल्वर जो है वो 3-4 गुना हो जाएगा अपने प्राइसेस से, और उसके बाद 4 लाख जाके 4,07,000 के आसपास जाके आज वो 2.5 लाख 2,60,000 ऐसे आज सिल्वर है। तो फोमो क्रिएट हुआ, बहुत सारे लोग हाई प्राइसेस पे सिल्वर बाई करते रहे, बहुत सारी एसआईपी तब शुरू हुई जब सिल्वर की एक बड़ी रैली चालू हो गई। राइट, तो ये फोमो इन्वेस्टर्स के पास ना कई तरीके के बायसेस होते हैं, बिकॉज आप लोगों के पास इन्फ्लुएंशियल जो फैक्टर्स हैं वो बहुत है। जैसे ही कोई एसेट चलने लग जाएगा, यूट्यूब में बिल्कुल उसकी भरमार आ जाएगी और आपको हर जगह वही दिखने लग जाएगा, फिर आपके पास बहुत सारे रूमर्स आ जाएंगे एंड देन यू विल गेट इन्फ्लुएंस इन सम और द अदर वे कि चलो यार अभी मतलब अभी इसमें नहीं किया तो कभी नहीं हुआ इस टाइप का। पर ऐसा पता नहीं ये सच है या नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जैसा डर लग रहा हो कि फिर हम सिल्वर नहीं खरीद पाएंगे, आगे क्या होगा, जरूरी नहीं है ऐसा हो या नहीं हो। जैसा आपने एक एग्जांपल देखा है ना, ये बात सच है कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स बन रहे हैं, सोलर पैनल वगैरह बनने में भी इंडस्ट्रियल यूसेज जो है सिल्वर का वो भी पहले से बढ़ा है। पर वो रातों रात ऐसा कुछ भी नहीं बढ़ा है ना, रातों रात ऐसी कोई शॉर्टेज आ गई है सिल्वर में। ठीक है, और सिल्वर भले ही वो प्रीशियस मेटल का पार्ट हो बट इट इज स्टिल अ कॉमोडिटी। और जो भी कॉमोडिटी है आप अपना एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए, चाहे वो कोल हो, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो किसी भी तरीके का आयरन ओर हो, कोई भी एलॉय हो, कोई भी कॉमोडिटी हो, उसकी ना इन्वेंट्री लेवल्स जो हैं अक्रॉस द ग्लोब, उसकी इन्वेंट्री लेवल की वो कितना मौजूद है हमारे पास, सबके पास मिला के, उस पर डिपेंड करता है कि उसके प्राइसेस शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में कैसे होने वाले हैं। ठीक है, डिमांड सप्लाई का शॉक तो रहता ही है, ये कमोडिटीज में किसी भी कमोडिटी में कॉमन फैक्टर है। तो कमिंग बैक टू पॉइंट, मैं आपको बता ये रहा था कि कमोडिटी में कभी कभी सुपर साइकिल्स आती हैं, कमोडिटी में कभी कभी मीडियम टर्म साइकिल्स भी आती हैं, कमोडिटी में कभी कभी शॉर्ट टर्म साइकिल भी आती है। तो जिन एसेट क्लासेस को हम हमेशा से अपने आप का हमारा सेवियर समझते थे बेसिकली, जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड भी बढ़ के 1,85,000 तक गया, वहां से भी 20% करेक्टेड है लगभग, अपन अब 1,60 के आसपास वापस से रिकवरी फेज पे हैं, आ गए हैं। और जब तक डॉलर इंडेक्स मजबूत रहेगा तब तक गोल्ड में वापस से उस तरीके की तेजी आना थोड़ा मुश्किल है। डॉलर इंडेक्स तब तक मजबूत रहेगा जब तक ये थोड़ा सा ऑयल का क्राइसिस चलता रहेगा, क्रूड ऑयल का क्राइसिस जब तक चलता रहेगा तब तक थोड़ा सा ये दिक्कतें हैं, ट्रांजिएंट फेज है मैं बोलूंगा, पर फिर भी ये प्रॉब्लम्स तो है। मैं क्यों इतने देर से गोल्ड और सिल्वर की बात कर रहा हूं, क्योंकि जब भी इक्विटी मार्केट्स में पेन होता है तो हर इन्वेस्टर जो है वो इसी तरफ मुड़ता है कि ठीक है भाई, गोल्ड एंड सिल्वर में हमारा कम से कम एसेट सेफ है। तो बताना ये चाह रहा हूं कि जिसको हम अपना सेवियर समझते हैं वो एसेट्स भी वोलेटाइल रहे। जिन्होंने इन्वेस्ट कर दिया उनका रिटर्न काफी बन गया, बट जो टाइम से इन्वेस्ट नहीं कर पाए वो बेचारे फोमो के कारण थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील किए। इधर आप इक्विटी में बात करेंगे तो लगभग जून 2024 से, जब से जनरल इलेक्शन का रिजल्ट आया था और बीजेपी की एक मेजोरिटी वाली पार्टी नहीं बनी, उनको कोलिशन का सहारा लेना पड़ा, तो उसके बाद से फिर वो 23 जुलाई को बजट आया और फिर 2 साल से मार्केट्स जो है, और उसी टाइम पे ये सारी की सारी चीजें कोइंसाइड कर रही हैं किसके साथ में, हमारे इकोनॉमिक स्लो डाउन के साथ में। एक ट्रांजिएंट इकोनॉमिक स्लो डाउन आया था, क्योंकि ये फेज आने के पहले, सितंबर 2024 वगैरह आने के पहले एक्सेस लिक्विडिटी ना हो जाए मार्केट में, इसके कारण आरबीआई ने बहुत सारा लिक्विडिटी टाइटनिंग कर दिया था। कब? लगभग दिसंबर 2023 ऑनवर्ड्स और जून 2024 के बीच बीच में। ओके, ये सारे के सारे फैक्टर्स काम करने लगे। फिर आपने देखा कि
Q2 यानी जो सितंबर 2024 है उसमें हमारा जो जीडीपी का प्रिंट है वो घट के 5.4 हो गया। तो बेसिकली क्या है कि इकोनॉमी ना एक वेव साइकिल में चलती है। मैं ट्राई करता हूं कि मैं आपको कुछ समझा सकूं। देखिए, इकोनॉमी ना एक इस तरीके से एक्सपेंशन और कंप्रेशन के साइकिल में चलती है। तो हम लगभग क्या है, जून 2024 से हम एंटर करने लग गए इस तरफ, और अब हम यहां पे पहुंचे ही थे। वो स्लो ग्रोथ का जो फेज था इकोनॉमी का वो बस कवर हो ही रहा था, और अपन यहां पहुंचे और यहां पे अपने पास में मिडिल ईस्ट की क्राइसिस आ गई। ओके, अच्छा, मैं आपको ये सब मार्केट का आउटलुक इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आज हम जो एसेट क्लास डिस्कस करेंगे उसमें हमारा जो ये एसेट क्लास है रीट, ओके, ये रीट ये इन चीजों से पूरी तरीके से अछूता नहीं है, पर ये बहुत लास्ट में इफेक्ट होगा। तो जो रिस्क है ना, एज एन इन्वेस्टर हमको रिटर्न्स बस चेज नहीं करना है दोस्तों, आप ये याद रखिएगा। इफ यू आर ओनली चेजिंग रिटर्न इट इज रॉन्ग। व्हाट वी हैव टू चेज इज कि भाई रिस्क एडजस्टेड रिटर्न हमारा कितना होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई आप बोलेंगे कि नहीं मैं तो 15% के नीचे कॉम्प्रोमाइज करूंगा ही नहीं, मेक मच सेंस। आपको ये पूछना चाहिए ये 15% कमाने के लिए व्हाट काइंड ऑफ रिस्क आर यू टेकिंग। अगर आपको 10% मिल रहा है और बहुत कम रिस्क लेके मिल रहा है तो मुझे लगता है दैट्स अ बेटर कॉल, इंस्टेड ऑफ कि आपको 15 मिल रहा है पर माइनस भी आपका 10 जा सकता है, राइट। So this is how we have to take a call. So today we are going to discuss a beautiful asset class which is REIT. ये है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो मैं ना आपको थोड़ा बहुत इसको समझाने की कोशिश करता हूं अपने एंड से, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो प्लीज लेट मी नो, आप Q&A में लिख सकते हैं। दैट इज द ओनली वे आई विल गेट टू नो, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊं। लेट मी यूज द राइट पेन। श्योर। तो आप समझ लीजिए कि इस तरीके से बिल्डिंग्स हैं शहरों की, ओके। अब आज के डेट में हमको अगर ये बिल्डिंग्स खरीदनी है, ये इधर से रोड जा रही है मान लीजिए, हम जानते हैं कि ये बहुत ए ग्रेड बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ पे बड़े बड़े एमएनसीज का ऑफिस है, ये सब है। तो फिजिकल रियल एस्टेट आज के डेट में खरीदना क्या लगता है आपको, इज इट दैट इजी? नो। इज इट चीप? नो। क्या इसका प्रोसेस आसान है खरीदने का, ट्रांजैक्शन का? नो। बेसिकली पर आप देखेंगे कि हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स में, एंड देयर इज अ वेरी गुड कंपैरिजन दैट आई एम गोइंग टू शो, कि इंडियन हाउस होल्ड्स में अगर आप उसको पाई चार्ट के फॉर्म में देखें तो करीबन 51% पैसा जो है हम आपके सबके घर में, 51% पैसा जो है वो कहां पे लगा रहता है? वो लगा रहता है रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में। मतलब हम लोग क्या करते हैं, हमने एक घर बनाया, हम उसमें रह रहे हैं, और उसके बाद थोड़ा जैसे हमारे पास सेविंग आया तो पहले आदमी के दिमाग में क्या आता है, यार लाओ भाई एक फ्लैट खरीद लेते हैं, या यहाँ पे एक प्लॉट खरीद लेते हैं, यहाँ पे घर कर लेते हैं। पर अपन सब ना उतना ज्यादा जितना अपन रेसिडेंशियल में फोकस्ड हैं, हम कमर्शियल्स में फोकस नहीं है दोस्तों। पर जहां पे हम खुद इस बात को कर रहे हैं कि आगे चल के इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट हब बनेगा, इंडिया के पास में टैलेंट है, इंडिया के पास में स्किल है, रिसोर्सेज हैं, तो दोस्तों ये सबको बैठने के लिए, और चूंकि अब जो माइग्रेशन है वो इतना आसान नहीं रह गया, वर्ल्ड ऑर्डर पूरा चेंज हो रहा है। पहले कोई भी होता था तो वो यूएस जाने की हिम्मत कर सकता था, पर अब ये पॉलिसी इतनी फ्रेंडली नहीं रह गई है। अगर आप बाकी फॉरेन नेशंस की बात करें तो हर जगह एक तरीके का ना रिजीम चल रहा है। किस तरीके का रिजीम चल रहा है? बेसिकली ये इस तरीके का ट्रेंड चल रहा है कि जितने भी इमिग्रेंट्स हैं उनको ना थोड़ा सा वहां के कुछ एक पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ जो वहां की लोकल सिटीजन है वो उनको एलियन की तरह देख रही है। इनको ये लग रहा है कि ये इमिग्रेंट्स जो है हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, यही हमारी जॉब छीन रहे हैं, यही सब कुछ कर रहे हैं। और जिस तादाद में भारत की पॉपुलेशन है और हम जितने स्किल्ड हैं, हम बिलीव करते हैं मेरिटोक्रेसी पे, है ना। हमको ये लगता है कि भाई हम क्या अच्छा पा सकते हैं और उसको पाने के लिए हम कहीं भी माइग्रेट करने को तैयार हैं। दिस हैज बीन द जनरल ट्रेंड। बट अब चूंकि ये माइग्रेशन इतना आसान नहीं रह गया, तो इसके लिए क्या हो रहा है, लेट मी अगेन पिक अ राइट कलर। और ये माइग्रेशन चूंकि इतना आसान नहीं रह गया, तो अब क्या हो रहा है दोस्तों,
अब यहां पे जो फॉरेन कंपनीज हैं, लाइक जो एमएनसीज हैं, ठीक है, जो S&P 500 की जो कंपनीज हैं, और या आप उसको फॉर्च्यून 500 बोलिए, जो भी बोलिए, इन सभी में आपको मालूम है कि किस तरीके से इंडिया में जो पूरे वर्ल्ड में, माफ कीजिए, पूरे वर्ल्ड में जो ग्लोबल टैलेंट है वो इंडिया का है कहीं ना कहीं, राइट? ये इंडियन टैलेंट है बेसिकली। तो अब चूंकि ये इंडियन टैलेंट बाहर मूव नहीं कर पा रहा है, बाहर सेटल नहीं हो पा रहा है, तो आगे क्या होगा? माफ कीजिएगा, मैं इसको ड्रॉ में ही लगाता हूं। हाँ, क्योंकि ये आगे जो है वो ट्रेवल नहीं कर पा रहा है। हम पहले माइग्रेट कर लेते थे यूएसए में, अब हम यूएसए में माइग्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो अब क्या कर रही है वहां की कंपनी वाले, गूगल है, जेपी मॉर्गन है, वॉलमार्ट है, ये जितनी भी वहां की एमएनसीज हैं, वो क्या कर रही हैं? उनको काम तो आज भी चाहिए, तो वो क्या कर रही हैं? वो इंडियन टैलेंट्स को हायर तो कर रहे हैं, ओके, इंडियन टैलेंट्स को हायर तो कर रहे हैं, पर वो उनको कहां पे बैठा रहे हैं? जीसीसी में, ओके। जीसीसी क्या है दोस्तों? ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर मतलब ये बेसिकली वो प्राइम ऑफिसेज हैं या वो हब्स हैं जहां पे डायरेक्टली इन एमएनसीज के एम्प्लॉयज बैठ के काम कर रहे हैं, और वो उनके डायरेक्ट ऑन रोल एम्प्लॉयज हैं। ऑफ रोल भी हो सकते हैं, बट यूजुअली जीसीसी रिफर्स टू कि वहां पे इंस्टेड ऑफ शिफ्टिंग देम एंटायरली टू यूएसए एंड बेयरिंग द हाई कॉस्ट, व्हाट दे आर डूइंग इंस्टेड, इंडियन टैलेंट को हायर करके जीसीसी में बैठा रहे हैं। एंड विद द एडवेंट ऑफ एआई एंड ऑल, ये तो एक बहुत बड़ा ग्लोबल ट्रेंड है, आपको मालूम ही होगा कि एआई का डिसरप्शन के कारण, ये आप पूरा सिनेरियो समझिए, फिर मैं इसको आपको समराइज भी करूंगा। एआई के डिसरप्शन के कारण दी आईटी कंपनीज बिजनेस मॉडल्स, जो उनके बिजनेस मॉडल हैं, जो बेसिकली मैन आवर्स पे डिपेंडेंट रहे हैं आज तक, मोस्टली, नॉट एवरी, फॉर नॉट दिस डजंट अप्लाई टू एवरी कंपनी, बट हमारे यहाँ पे जो आईटी इंटीग्रेटर्स रहे हैं, उनके जो बिजनेस मॉडल हैं वो ज्यादातर क्या रहे हैं कि वो पर मैन आवर के हिसाब से डॉलर में कॉस्ट चार्ज करते थे। अब एआई के कारण ये बिजनेस मॉडल जो है ना, दिस इज बीइंग चैलेंज्ड, एंड दैट इज व्हाई इफ यू लुक एट द टीसीएस, इन्फी, ये जितने भी स्टॉक्स आप आईटी सेक्टर का देखेंगे, तो ये नवंबर 2021 से अगर आप देखेंगे तो तब से ये आज तक उतना रिटर्न नहीं दिया है। आई विल, और ये क्यों रिलेटेड है हमारे टॉपिक से, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड वेरी सून, बट यू विल हैव टू बेयर विद मी, क्योंकि मैं आपको बहुत इनडेप्थ समझाना चाह रहा हूं, इसलिए थोड़ा ये स्टोरी बिल्डिंग में टाइम लग रहा है, एंड आई विल हेल्प यू कनेक्ट द डॉट्स, बट देन यू विल हैव टू कीप पेशेंस, राइट? आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा ताकि मैं आपको हर एक चीज बहुत बढ़िया से बता पाऊं। आप संडे को टाइम निकाल के आए हैं, आप मुझ पे ट्रस्ट करके आए हैं कि यस यू विल गेट टू लर्न समथिंग, सो इट्स माय ड्यूटी कि मैं आपको उसको अच्छे से समझाऊं। गिव मी अ मोमेंट। मेरा कंप्यूटर हैंग कर रहा था, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, और ये नेट भी मुझे नहीं चलाने दे रहा है, जिसकी भी है। अब देखिए मेरा कर्सर बार बार ब्लिंक हो रहा है। ओके, आई टोटली गेट इट, माय बैड। श्योर, मैंने नोटपैड का पेन रख दिया था गलती से। ओके, निफ्टी आईटी, ये मैंने थोड़ा मतलब ज्यादा उसको चार्ट को वैसा कर दिया है, बहुत के लिए मेरा। अब आप देखिए दोस्तों, ये है निफ्टी आईटी का चार्ट, और मैंने यहाँ पे बहुत सारे मार्क्स बनाए हुए हैं। ये टाइम आप अगर मेरा ग्रिड फॉलो कर रहे हैं, तो ये टाइम है दोस्तों, ये टाइम कहां पे है, मतलब आप देखिए, ये जनवरी 2022, ये सितंबर 2021, सितंबर 2021 दोस्तों, और अभी क्या चल रहा है, मई 2026। इसका मतलब क्या हुआ, लगभग 4.5 साल से ये, अभी तब निफ्टी आईटी का इंडेक्स कहां था, 38,600 पे, और आज ये कहां है दोस्तों, 29,000। मतलब
22% से ज्यादा का करेक्शन है। और फिलहाल हम जहां पे हैं, इफ इफ यू लेट मी एक्सटेंड दिस लाइन, यू विल रियलाइज कि लगभग हम कौन से स्टेटस के आसपास हैं। ये है लगभग जनवरी 2021, हम लगभग यहां पे हैं अभी आसपास, ये 26,750 के आसपास का ये लेवल है। ओके, और अभी हम कहां पे हैं, लगभग ये अभी हम जहां पे हैं ये है 29,265। और अगर थोड़े बहुत और डिसरप्शन हुए, ये चीजें कंटिन्यू हुई, और कैसे कंटिन्यू होगी मैं वो भी आपको रिलेशन बताऊंगा, बट देन देयर आर गुड चांसेस कि ये यहां पे आके भी एक बार को रीटेस्ट कर सकता है अभी भी राइट। एंड द प्रॉब्लम इफ यू आस्क मी कि व्हाई आईटी कंपनीज हैव बीन बीटन सो बैडली इज बिकॉज कि जो आईटी कंपनीज का पीई है ना, वो बेसिकली लेट मी काइंड ऑफ आपके लिए मैं इसको कर देता हूं एक बार, निफ्टी आईटी। ओके, जो आईटी कंपनी का पी है, प्राइस टू अर्निंग, देखिए कितना आ रहा है दोस्तों, 25। ओके, और रेवेन्यू ग्रोथ आईटी कंपनीज में अभी क्या आ रही है, मतलब लोअर सिंगल डिजिट में है ये। बेसिकली अगर आप सारी कंपनीज का एग्रीगेट देखेंगे तो ये 5-6% से भी कम है। तो 5-6% अर्निंग्स ग्रोथ के लिए या रेवेन्यू ग्रोथ के लिए, यू फॉरगेट अबाउट अर्निंग्स, अभी तो धज्जियां उड़ी हुई है, पर और उनके मार्जिन भी सप्रेस हो रहे हैं, पर 5-6% रेवेन्यू ग्रोथ के लिए 25 का पी किस हिसाब से मिले बाजार को दोस्तों, ये समझ में नहीं आ रहा है। एंड दैट इज व्हाई दीज पर्टिकुलर stocks and this entire IT sector has been beaten that badly. Okay, now let me connect the dots कि हम अचानक से इसकी चर्चा कर ही क्यों रहे हैं। हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं दोस्तों कि हमारा जो प्राइमरी रेसिडेंशियल जो मार्केट है रियल एस्टेट का, जितना भी मेट्रो सिटीज में है, वो बेसिकली वो किस पे, वो मार्केट किससे आधारित है, मोस्ट ऑफ द आईटी एम्प्लॉइज से। ऐसा नहीं कि दूसरे डोमेन में काम नहीं हो रहा है, डिफेंस में काम हो रहा है, सेमीकंडक्टर में काम हो रहा है, दूसरे जगह पे भी काम हो रहा है, आई टोटली अग्री। बट मेजॉरिटी चंक, यू विल अग्री विद मी कि जितने भी हम मेट्रोज में सेटल्ड हैं, कहीं ना कहीं हम अपने आईटी एक्सपोर्ट्स पे डिपेंड हैं पूरा एज अ नेशन, राइट। और ये जो आईटी के एम्प्लॉइज हैं, ये मेट्रोज में अच्छे प्रीमियम जो रेसिडेंशियल्स हैं वो परचेज करते हैं, ठीक है। अब चूंकि ये लोगों के पास में अभी ये है कि यार हमारा ले ऑफ होना है या हमारा वेज हाइक होगा या नहीं होगा, ये नहीं पता है, तो इसके कारण ये आईटी एम्प्लॉइज क्या कर रहे हैं, घरों में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या उतना जो डिमांड है वहां पे रेसिडेंशियल रियल एस्टेट की वो उतनी ज्यादा नहीं है। लेट मी समराइज बिफोर वी गेट लॉस्ट इन द एंटायर डिस्कशन। लेट मी समराइज, मैंने क्या बोला, मैंने आपको सबसे पहले बोला कि भाई इक्विटी मार्केट्स पिछले 2 साल में नहीं बढ़े हैं, ये बात हमको सबको मालूम है, कोई बात ही नहीं है। फिर मैंने आपको बताया कि गोल्ड और सिल्वर भी तो कहां बढ़ा है, राइट। हम जिसको अपना सेवियर समझते थे, ये बढ़ा भी है पर वापस से करेक्ट है, हैज बीन वेरी वोलेटाइल, वाज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोजेक्ट। ओके, और गोल्ड का अभी भी लॉन्ग टर्म में अपसाइड है, बिल्कुल अपसाइड है, बट इन दीज एसेट्स हैव बीन वोलेटाइल। इनफैक्ट जो रेसिडेंशियल मार्केट्स हैं, ठीक है, क्योंकि रेसिडेंशियल और कमर्शियल ये रियल एस्टेट के 2 मेजर पार्ट हैं, ठीक है। और रियल एस्टेट मैंने आपको क्या बताया कि हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स में बड़ा चंक जो है 51% के आसपास का ये रेसिडेंशियल रियल एस्टेट का है। ये हम नहीं कह रहे, जेफरीज की रिपोर्ट कहती है ये। ओके, अब ये रियल एस्टेट में से रेसिडेंशियल पार्ट में तो थोड़ा सा डलनेस आया हुआ है, ओके, क्योंकि आईटी मार्केट उतना अच्छा नहीं है। आईटी मार्केट क्यों अच्छा नहीं है मैंने आपको वो समझा दिया। तो फिर क्या अच्छा है इस पूरे बाजार में दोस्तों? एक चीज अच्छी है, मैं आपको बता रहा हूं, और वो है जो प्राइम ऑफिसेस का जो मार्केट है ना, जो जीसीसीज का मार्केट है ना, और जो कमर्शियल रियल एस्टेट का मार्केट है दोस्तों, वो अच्छा है। और अगर ये हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, अब आप सोचिए कि आप इसमें फिजिकली, आप इसमें हार्ड एसेट्स के फॉर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? कर ही नहीं पाएंगे, 1000 करोड़ से ऊपर का बैंडविड्थ चाहिए इसमें। तो इंस्टीट्यूशनल ग्रेड इन्वेस्टमेंट को अगर सिक्योरिटाइज करके, अब मैं बोलूं कि हाँ दोस्तों आप ये सब में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसको हम छोटे छोटे शेयर्स के रूप में खरीद सकते हैं, यूनिट्स के रूप में खरीद सकते हैं, तो कैसा लगेगा? इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि सिक्योरिटाइजेशन हो रहा है। सिक्योरिटाइजेशन मतलब ये बड़े रियल एस्टेट्स जो हैं, जो कमर्शियल रियल एस्टेट्स हैं, इनका यूनिट्स बना के, एंड हु इज डूइंग दैट, लेट मी टेल यू,
सेबी हैज अलाउड इट, सेबी हैज अलाउड इट, गवर्नमेंट हैज अलाउड इट। ओके, तो रेगुलेटेड फॉर्म में इन बड़े ऑफिसेस का यूनिट्स बन के, और हमारे आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को छोटे छोटे अमाउंट्स में भी आज के डेट में इस तरीके के इन्वेस्टमेंट क्लास में एक्सेस है। पर हमको इसमें क्यों ध्यान देना चाहिए? ओके, आइए और समझते हैं कि हमको इसमें क्यों ध्यान देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आप समझिए, गूगल का ऑफिस है, सैमसंग का ऑफिस है, वॉल्वो का ऑफिस है, ये सारे ऑफिसेस अपना सारा का सारा बिजनेस केवल कस्टमर सपोर्ट नहीं चलाते इंडिया से दोस्तों, ये अपने R&D सेंटर्स चला रहे हैं यहां पे। ठीक है, ये अपने बहुत इंपॉर्टेंट IT डेवलपमेंट के सेल्स चला रहे हैं। तो भले ही उस सेंटर से उनको रेवेन्यू आए इमीडिएटली या ना आए, वो जो इन्वेस्टमेंट है इनका उस ऑफिस का, जहां पे अपने टैलेंट से बैठा के काम करा रहे हैं, ये जो ऑफिस का इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, ये 1 साल का नहीं है, ये पूरे 1 डिकेड का है। क्योंकि R&Ds में इन्वेस्टमेंट आने में टाइम लगता है, R&Ds में आउटपुट आने में टाइम लगता है। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इन GCC सेंटर में जिस तरीके के टेनेंट्स हैं, टेनेंट्स कौन है? ये टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनीज, फॉर्च्यून 1000 कंपनीज, और ये काम क्या कर रहे हैं? स्टेबल काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज कस्टमर सपोर्ट डाला और कल हटा दिया। तो आप बताइए कि अगर इन बिल्डिंग्स का टेनेंट इस A ग्रेड का होगा वर्ल्ड वाइड, ओके, तो आपको क्या लगता है कि इसकी रेंटल यील्ड जो ये लोग अपना किराया है वो दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे सर। अगर हम आप एक किराया पे लेके बिल्डिंग और हम आप उसका किराया दे सकते हैं, तो ये फॉर्च्यून 500 कंपनीज अपना किराया दे सकती है कि नहीं दे सकती? बिल्कुल दे सकती है सर। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये अपना किराया जो है उसको ऑनर कर पाएंगी? और इनका क्या होता है, ये क्या 6 महीने के लिए रेंट पे आते हैं? ये हमारे आपकी तरह 11 महीने का एग्रीमेंट बनवाते हैं? नहीं सर, इनका लॉन्ग टर्म लीज होता है। तो लॉन्ग टर्म लीज पे जब ये आते हैं, उसमें सब कुछ लिखा होता है कि भाई हर 5 साल में इतना अपग्रेड होगा, हर 3 साल में इतना अपग्रेड होगा, और इतने साल में रिन्यू होगा। एवरीथिंग इज सो वेल डॉक्यूमेंटेड बिकॉज दीज कंपनीज एज वेल एज द एसेट ओनर्स, दे डू नॉट वांट एनी सॉर्ट ऑफ डिसरप्शन कि भाई आज हम उस एसेट को हमने क्रिएट किया है और किसी तरीके से जो कंपनी जो वहां पे टेनेंट है और जो वहां पे एसेट ओनर है या एसेट मैनेजर है, कोई दोनों में से कोई भी किसी तरीके का डिसरप्शन नहीं चाहेगा। तो एक बहुत रेगुलेटेड फॉर्म में, लेजिटिमेट फॉर्म में, लीगल फॉर्म में ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और उसके बाद उनको रेंटल यील्ड्स आते हैं। तो ये टेनेंट्स अपना रेंट बिल्कुल दे पाएंगे सर। और ये जो रेंटल यील्ड है, आप जानते हैं ये रेंटल यील्ड जो सेबी का डायरेक्शन है दोस्तों, वो ये है कि मिनिमम 90% ऑफ द एंटायर रेंटल यील्ड, मिनिमम 90% of the entire rental yield has to be passed back to investors। मतलब अगर आप एक रीट में इन्वेस्टर हैं, तो जो भी वो एसेट कमा रही है, ठीक है, रेंट के फॉर्म में, उसका 90% इन्वेस्टर्स को उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है दोस्तों, 90%। अब 90% अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है, 90% उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ऐसा कौन कहता है दोस्तों? ऐसा सेबी का क्लॉज है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा क्या है, अगर किसी को अपने फिजिकल एसेट को, कोई समझिए एसेट मैनेजर है, कोई एसेट ओनर है, उसको अगर सिक्योरिटाइज करना है, उसको अगर उस फिजिकल एसेट, उस बिल्डिंग का जो यूनिट है, उसको यूनिट्स के फॉर्म में मार्केट में उतारना है, तो भैया उसको सेबी की ये कंडीशन माननी पड़ेगी कि 90% ऑफ द रेंटल यील्ड्स जो है उसको इन्वेस्टर को पास ऑन करना पड़ेगा। फिर ओनर के पास या एसेट मैनेजर के पास क्या बचेगा दोस्तों? एट द एंड ऑफ टेन्योर, कभी ना कभी ये जो एसेट मैनेजर है या एसेट ओनर है, वो क्या करते हैं? एट द एंड ऑफ टेन्योर वो लोग क्या करते हैं, एक साइकिल के बाद में 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, जब तक कमा लिए, उसके बाद में वो उस प्रॉपर्टी से एग्जिट करते हैं। और जब ये एग्जिट करते हैं तो ये एक्चुअली में सेल होता है। ठीक है, जब ये सेल होता है तो कुछ ना कुछ, मान लीजिए, अब आप जानते हैं, आप मुझे ये बता दीजिए कि आपको कितना कन्विक्शन है कि अगर आज आपने एक लैंड पे, अब बहुत अच्छे माइक्रो मार्केट पे, मतलब आप समझिए कि दिल्ली है, दिल्ली का एक अच्छा जैसे कनॉट प्लेस है, ठीक है,
या दिल्ली का द्वारिका है, कोई अच्छा ऐसा टॉप सेंटर, या गुड़गांव सेक्टर 54 वगैरह है जहां मेदांता, या 48 जो भी सेक्टर है वो, ऐसे कोई प्राइम लोकेशन पे आपके पास में एक लैंड है, वहां पे एक बिल्डिंग है, ये है वो है, तो 5 या 10 साल के बाद में इसका कॉस्ट बढ़ेगा या घटेगा दोस्तों, आप ये बता दो मेरे को। लैंड तो लिमिटेड है ना, हम जानते हैं, शेयर से हर किसी चीज से ज्यादा कन्विक्शन इंडियंस का रियल एस्टेट पे रहा है, बायर्स की डिमांड हमेशा रहेगी। तो अगर आपने वो लैंड 100 रुपए का खरीदा है, मैं बोलता हूं वर्स्ट केस में आपको ये लैंड अगर 130 में भी आप बेच पाए 5 साल में, तो मान लो 5 से 6% का आपको कैपिटल एप्रिसिएशन पर एनम मिला या नहीं मिला, 5 से 6% का पर एनम कैपिटल एप्रिसिएशन मिला दोस्तों। तो आप समझिए, आपको रेंटल यील्ड भी मिल रहा है कितना, मिनिमम 90%, और आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिल रहा है। और ये कैपिटल एप्रिसिएशन जो है, ये आपका, थोड़ा मैं और इसको पेन का बढ़ा लेता हूं, और ये जो कैपिटल एप्रिसिएशन है दोस्तों, ये स्टॉक के जितना वोलेटाइल नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, राइट? क्योंकि ये जो कैपिटल एप्रिसिएशन है, ये ऐसा है कि जमीन महंगी हो रही है दोस्तों, लैंड की कॉस्ट तो हमेशा बढ़ती है ना, जब तक सामने गार्बेज ना प्लान हो जाए। तो ऑब्वियसली जो भी इस लैंड को खरीदा होगा वो भी उतना एनालिसिस करके खरीदा होगा, राइट? ये सब तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के मास्टर प्लान्स देखने के बाद, सब समझने के बाद, बड़े बड़े कंसल्टेंट्स के एडवाइजरी के बाद, इसमें मतलब पीडब्ल्यूसी, डेलॉयट, अर्नस्ट एंड यंग, इस तरीके की कंपनीज इंवॉल्व होती हैं इनके स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग में। ओके, सो बेसिकली यू आर हैविंग एन एसेट जहां पे फॉर्च्यून 500 जो है उस तरीके की कंपनी रेंट पे कर रही है दोस्तों। ये बेसिकली आपका एक फिक्स इनकम बनेगा। ये कब आता है दोस्तों? ये क्वार्टरली आता है। ओके, क्वार्टरली आएगा। किस रूप में आएगा दोस्तों आपको? या तो आप इसको इंटरेस्ट इनकम कह लीजिए, या आप इसको डिविडेंड कह लीजिए, या फिर आप इसको, ये थोड़ा सा मैं आपके लिए बचा के रखा हूं, आपको इतना मजा आ जाएगा आज के सेशन में, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं तो आपको समझिए फिक्स इनकम आएगा, क्वार्टरली आएगा। अब सवाल यह है कि कितना आएगा। तो दोस्तों, आपने जो भी पैसा लगाया है, फॉर एग्जांपल 100 रुपए लगाया है, उसका डिपेंडिंग ऑन दी साइज ऑफ दैट रीट, कितना बड़ा है वो, उसका करीबन मान के चलिए कि 6 से 8% तक जो है ये यूजुअली रेंटल यील्ड आता है। अब अगर मान लीजिए ये 6 आया, तो पर क्वार्टर में आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 होता है। अगर 8% का रेंटल यील्ड वो प्रॉपर्टी दे रही है, तो बेसिकली पर क्वार्टर में डिवाइड बाय 4 आप करेंगे तो ये कितना होता है? 2%। ऐसा कौन सा स्टॉक है दोस्तों जो आपको हर क्वार्टर में 2% का डिविडेंड दे रहा है? आज के डेट में अगर आप एक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको मालूम भी नहीं है कि एक साल में आपका रिटर्न पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। बोलो, सही बात है कि नहीं? आज के डेट में अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, आपको मालूम है कि गोल्ड बहुत बढ़ेगा। तो चलिए एक आपको खुलासा कर देता हूं, डायमंड भी हमको लगता था कि ये तो बहुत ही बढ़ेगा जब तक लैब ग्रोन डायमंड नहीं आ गए। अब जब से एलजीडीज आ गए हैं, तब से वो लोग जिनको डायमंड एक्चुअली में नहीं चाहिए, पर जिनको डायमंड की लग्जरी चाहिए दिखाने के लिए, वो सारे के सारे तो लैब ग्रोन डायमंड में शिफ्ट हो गए साहब। तो अब डायमंड का वैसा मार्केट कहां रहा? ओके, तो बेसिकली, और डायमंड का ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत बड़ा, भाई कटिंग और ये सब चीजों के लिए डायमंड यूज होता है, पर ऐसा भी नहीं कोई बहुत ही ज्यादा वास्ट उसका कोई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो, राइट? तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि कल को लैब ग्रोन गोल्ड आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता सर? इंसान वो चीज है जो जिसने क्या नहीं बना लिया। कमिंग बैक टू टॉपिक, तो 6 से 8% का आपको फिक्स इनकम है। ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जो आपको हर तिमाही में, हर क्वार्टर में आपको 1.5 से 2% फिक्स इनकम दे रहा है। ठीक है? एंड देन अगेन, इफ यू टॉक अबाउट कैपिटल एप्रिसिएशन, तो मैंने कोई बहुत एक्सैजरेटेड उसका कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं पकड़ा है कि मैं 15-20% पकड़ रहा हूं। मैं तो बोल के चल रहा हूं क्योंकि भाई उसमें लैंड का जो मेरे बिल्डिंग है, सॉरी, उसका डेप्रिसिएशन भी काउंट है। तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ 5-6% का एप्रिसिएशन कर रहा हूं, जो बाई ऑल द इंडस्ट्री नॉर्म्स, क्योंकि हम रीट्स में आज से 5 साल पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं, करवा रहे हैं अपने इन्वेस्टर्स को। तो मैं जस्ट आपको ये बट डिस्क्लेमर कि आई एम नॉट एडवाइजिंग यू टू इन्वेस्ट इन रीट। यहां इस वेबिनार का पर्पस जो है वो आपको एक नया एसेट क्लास सिखाना है, आपका पर्सपेक्टिव एज एन निंजा इन्वेस्टर डेवलप करने का है। मैं आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूं कि आइए मेरे साथ आप रीट में इन्वेस्ट करिए। सो कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर अकॉर्डिंगली। तो कैपिटल एप्रिसिएशन बेसिकली 5-6% का आपको हर साल मिल जाएगा दोस्तों। तो आप बताइए, अब ये गणित तो आप भी समझते हैं कि 8% फिक्स इनकम
प्लस 5% का कैपिटल एप्रिसिएशन, अगर मैं 5 ही पकड़ूं 6 भी नहीं पकड़ूं तो भी 13% तो है दोस्तों। आप बताइए ऐसा कोई एसेट क्लास जो आज आपको बिना टेंशन के, अब मिडिल ईस्ट में वॉर हो रहा है, यूएस जो ट्रंप है वो टैरिफ लगा रहा है, जो भी कर रहा है, आप बताइए कि क्या चांसेस हैं कि इंडियन रियल एस्टेट जो है उसके प्राइसेस बहुत शार्पली फॉल हो जाएंगे। हाँ, अगर पूरा एक मैक्रो ट्रेंड ही रिवर्स हो गया कि भाई इंडियंस को लोग हायर ही नहीं कर रहे, ठीक है, इंडियन से सारी की सारी दुनिया नफरत कर रही है, वहां पे ऑफिसेज में लोग ही नहीं भर रहे, तो आप बोल सकते हो, ठीक है। पर अगर ऐसा नहीं हुआ, जिसके चांसेस बहुत कम है, ये बिल्कुल कभी नहीं होगा ऐसा, मुझे मालूम है, पर हर नॉर्मल केस में बहुत मिनिमम, मतलब रिस्क के साथ में, मैं आपको रिस्क भी समझाने वाला हूं दोस्तों, बहुत मिनिमम रिस्क के साथ में ये जो 12 से 14% की जो विजिबिलिटी है, इनफैक्ट जो रीट्स हैं वो कई बार मतलब इस एक्सपेक्टेशन को भी बीट करते हैं और 15% 17% तक भी रेवेन्यूज, मतलब ये जो कैगर है वो मिलता है। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दी स्टैंडर्ड फिगर्स। तो इतने कम रिस्क के साथ में, रियल एस्टेट में क्या ही रिस्क है यार, इतने कम रिस्क के साथ में अगर हमको कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, व्हाई नॉट। आइए अब इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। मेरे पास पूरा, आप जानते हैं, एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन है, पर जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं, आई होप कि आपको वो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि लिख के समझाने से और आपका उसमें इन्वॉल्वमेंट जो बनता है ना, उससे बात अलग है, हमको किसी प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है फिर अलग से। तो रीट्स ना दोस्तों 2 क्लास के आते हैं, ओके। रीट्स प्राइमरली जब कोई बिल्डिंग बनती है, मैं आपको रीट का स्ट्रक्चर भी समझाता हूं, पर आप उससे पहले ये समझिए, हम ना एक्चुअली क्या है, अपन बैक चल रहे हैं, अपन रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं आप पहले मार्केट समझ लें, फिर अपॉर्चुनिटी समझ लें, फिर उसके बाद उसका स्ट्रक्चर समझ लें, फिर कैसे इन्वेस्टमेंट होता है ये देखेंगे। तो प्राइवेट रीट्स भी होते हैं दोस्तों और पब्लिक रीट्स भी होते हैं। अब ये जो पब्लिक रीट्स होते हैं, ये बेसिकली वो होते हैं जो एक्सचेंज पे, एनएसई बीएसई पे क्या होते हैं दोस्तों, लिस्टेड होते हैं। अब जो ये पब्लिक रीट्स होते हैं ना दोस्तों, इसमें भी 2 प्रकार के रीट्स होते हैं। एक होता है जो साइजेबल होता है, बेसिकली जो आपका एक नॉर्मल स्टॉक की तरह होगा, ये साइजेबल रीट है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आप क्या है, बहुत कम अमाउंट, 500 रुपए से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और एक क्या होता है दोस्तों, एसएम रीट्स होता है। ये एसएम रीट्स पहले था ही नहीं दोस्तों, ये अक्टूबर 2024 के बाद से तो आया है, ठीक है। तो जैसा आपको याद होगा कि बीच में मिड और स्मॉल कैप या जो एसएमईज हैं, एसएमईज के आईपीओ का बहुत बूम आया था, याद है आपको वो यामाहा के डीलर वाली कहानी, ठीक है, कि उसका 2 शोरूम था, उसके लिए भी 250 करोड़ का बिड लग गया था। तो जिस प्रकार से एसएमई का आईपीओ आता है दोस्तों, उसी प्रकार से एसएमई के आईपीओ के सेगमेंट में सेबी ने अलाउ किया है कि एसएम रीट्स जो है उसको लॉन्च किया जा सकता है। अब एक जो साइजेबल रीट है बेसिकली, ओके, या मेन मार्केट्स में लिस्टेड जो रीट है वर्सेस जो एसएम रीट है, इसमें क्या फर्क है दोस्तों, आइए थोड़ा इसको समझते हैं। एक साइजेबल रीट में आप अगर इन्वेस्ट करना है ना आपको, या मेन मार्केट्स का जो रीट है, तो इसमें आप 500 रुपए से भी कर सकते हैं। पर अगर एसएम रीट में करना है, तो जिस तरीके से एसएमई आईपीओ में अभी मिनिमम टिकट साइज 5 लाख का हो गया है, उसी तरीके से एसएम रीट्स में भी जो साइज है वो अभी 10 लाख का है। तो सबसे पहला, तो क्योंकि ये स्मॉल एंड मीडियम वाली कैटेगरी में है, तो यहां पे रीट्स में क्या होगा, एक बहुत बड़ा क्या होगा, हाईटेक पार्क होगा। और एक हाईटेक पार्क नहीं, एक होगा जैसे मान्यता टेक पार्क हो गया, ठीक है, बेंगलुरु में, फिर गुड़गांव में कुछ और हो गया। तो इस तरीके से सेट ऑफ 5 to 7 प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। प्रॉपर्टीज मतलब छोटी मोटी प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूं, बड़े बड़े हाईटेक पार्क्स की बात कर रहा हूं। वो सब मिला के ये एक रीट क्या है, बन रहा है, ठीक है। और आप उसमें 500 रुपए जैसे छोटे अमाउंट से भी आप उसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप उसकी बेसिकली यूनिट्स खरीद सकते हैं। जिस तरीके से जब आप ईटीएफ बाई करते हैं ना, तो आपको दिखता है आपके डीमैट अकाउंट में, उसी तरीके से जब आप ये यूनिट्स बाई करते हैं तो आपको डीमैट अकाउंट में दिखता है। बहुत कॉमन है। हम अभी गूगल से अपन देखेंगे कि एम्बेसी का जो रीट है वो क्या चल रहा है, ठीक है। हम देखेंगे कि ब्रुकफील्ड का रीट, क्योंकि ये 5 साल से चल रहे हैं, तो हम देखेंगे कि ये कैसा काम कर रहे हैं, ओके, ब्रुकफील्ड का जो रीट है। बट देन कमिंग बैक टू टॉपिक, जो एसएम रीट्स हैं उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख का है। और इसमें पर्टिकुलरली क्या होगा, जैसे यहां पे पूरा का पूरा हाईटेक पार्क और उसका भी पूरा सेट
मतलब सेट ऑफ हाईटेक पार्क्स, 5-7 अलग अलग बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज, अलग अलग बिल्डिंग या अलग अलग कंट्रीज में कहीं पे भी होती है। उस तरीके से एसएम रीट में क्या होता है कि यहां पे एक पर्टिकुलर बिल्डिंग है दोस्तों, और ये पर्टिकुलर बिल्डिंग को जो है आपने रीट में उतारा हुआ है, पर इसकी साइज ठीक ठाक होती है। तो सेबी के हिसाब से 50 करोड़ से लेके 500 करोड़ तक का जो एसेट का साइज होगा वो एसएम रीट में फॉलो करेगा दोस्तों। और यहां पे जो साइज है वो 500 करोड़ के बियॉन्ड तो चालू होता है, ठीक है। तो मान लीजिए अब आप जानते हैं कोई ऐसी जगह, देखिए मुझे तो बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, पर मान लेता हूं मैं कि हैदराबाद में, ओके, जो जहां पे साइबर सिटी है या हाईटेक पार्क है उसके पास में, या कोंडापुर हो गया, गच्चीबौली हो गया, बिल्कुल एक छोटा सा, मतलब हैदराबाद क्या हो गया, तेलंगाना का एक बड़ा स्टेट, तेलंगाना स्टेट का एक बड़ा सिटी, ठीक है, उसका कैपिटल हो गया। पर उस कैपिटल, उस सिटी में भी एक माइक्रो मार्केट, एक माइक्रो मार्केट मतलब जैसे एक पर्टिकुलर एरिया, हाईटेक पार्क हो गया, कोंडापुर हो गया, गच्चीबौली हो गया, वो हो गया। और ये माइक्रो मार्केट में भी एक सक्सेसफुल, एक बहुत टॉप रैंकिंग की बिल्डिंग, जिसमें बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट, जिसमें गूगल, इन सब का ऑफिस है। तो ये पर्टिकुलर बिल्डिंग का आपने क्या किया, सिक्योरिटाइजेशन कर दिया, मतलब इस फिजिकल एसेट को आपने ये कैसा बना दिया, एक बेसिकली शेयर्स या यूनिट्स के फॉर्म में आपने मार्केट में उतार दिया, और लोग अब इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो बेसिकली ये क्या हो गया, आपका एसएम रीट हो गया दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया है। अब मैं एक बार फटाफट ऐसा कर रहा हूं 1 मिनट बस के लिए, कि मैं अपना ये शेयरिंग जो है उसको, स्क्रीन शेयरिंग को मैंने स्टॉप किया है, क्योंकि ऐसा हो सकता है ये हम वेबिनार ले रहे हैं, इसमें मैक्सिमम बैंडविड्थ जो है 1 आवर का होता है, बट आई बिलीव कि आपको ये काफी समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो प्लीज आप एक बारी, प्लीज क्या आप मेरे लिए एक बार आप क्वेश्चन एंड आंसर में लिख के मुझे बता सकते हैं। अभी 45 मिनट दिखा रहे हैं दोस्तों, अपने पास पूरे 10-15 मिनट है। थैंक गॉड अपन ने इसको आज थोड़ा लेट स्टार्ट किया, क्योंकि संडे है, हर कोई लेजी डे मना रहा है। तो अपने पास पूरे अभी 15 मिनट दिखा रहे हैं। मैं आपको अगले 10 मिनट में और समझाता हूं, क्योंकि अभी मेरा भी पेट भरा नहीं है, एंड आई बिलीव आपका भी नहीं भरा है, राइट। तो अपन इसको और अपन आगे चलते हैं। मैं आपको समझा रहा था एसएम रीट के बारे में, कि आप एक पर्टिकुलर बिल्डिंग को जब आप सिक्योरिटाइज करते हैं ना, और उसकी यूनिट्स जब आप खरीदते हैं मार्केट से, तो वो एसएम रीट कहलाता है। मुझे एक बार कोई भी आप में से क्वेश्चन एंड आंसर में लिख के प्लीज ये बता सकता है क्या कि मेरी स्क्रीन विजिबल है या नहीं? क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? क्या मैं आप प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं या आप मुझे देख रहे हैं? मुझे कोई भी बता सकता है क्या एक बार? आई एम रिलाइंग ऑन यू गाइज। स्क्रीन विजिबल है? ओके श्योर। चलिए इसको अपन आगे बढ़ाते हैं भाई, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन जा रहा है। अगले 5 मिनट में मैं इसको समराइज करने वाला हूं। तो अब हमने ये भी देख लिया दोस्तों कि जो साइजेबल या मेन मार्केट का जो रीट है वर्सेस जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल रीट है, उसमें क्या अंतर है, राइट। मैंने आपको यह भी बता दिया कि व्हाई वी कैन थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन रीट, ठीक है, क्योंकि एक बहुत लो रिस्क और मॉडरेट रिटर्न्स का कॉम्बिनेशन है दोस्तों। ये आप सोचिए ना, अलग अलग लाइफ के स्टेज में अलग अलग लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ पर्सन विद 50 ईयर्स प्लस एज और योर पेरेंट्स आर, अब उनको ना स्टॉक मार्केट जितना रिस्क नहीं चाहिए, उनको चाहिए यार कि इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न हमको मिल जाए, ठीक है, इन्फ्लेशन बीटिंग होना चाहिए हमारे लिए, और हमको ना रिस्क नहीं चाहिए ज्यादा, हमको शेयर वेयर का रिस्क नहीं लेना है। म्यूचुअल फंड भी 2 साल में अभी पेशेंस टेस्ट कर लिया है। तो दोस्तों रीट्स कैन बिकम अ वेरी वेरी सुटेबल ऑप्शंस फॉर ऑल दो सीनियर सिटीजन्स। बट कोई भी जो एजुकेशन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ फायदे बता के कंप्लीट नहीं होता दोस्तों। एजुकेशन कंप्लीट होता है जब आप फायदे और नुकसान दोनों समझते हैं। आइए समझते हैं रिस्क क्या है। गुड, आपके पास एक बिल्डिंग है, अभी तक तो इसकी तारीफ हो रही थी, अब मैं पूरा इसका व्यू चेंज कर दूंगा। यहां बिल्डिंग है, यहां पे बड़े बड़े टेनेंट्स हैं, हमने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, सब कुछ किया। मान लीजिए कोई ऐसा डिसरप्शन हुआ कि गूगल जैसा ऑफिस जो है वो यहां से नाराज होके, या मान लीजिए एक कंपनी ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, या एक कंपनी है वॉल्वो या बॉश, इस तरीके की जो कंपनीज हैं, इसमें से एक कंपनी ने डिसाइड किया कि यार इंडियन मार्केट्स जो है ना, वो उसमें अपना प्रोडक्ट चल नहीं पा रहा है बेसिकली, तो इंडियन मार्केट से हमको एग्जिट करना है। तो इंडियन मार्केट से अगर एग्जिट किए तो पता चला प्लान क्या था
कि 3 साल तक सर आपको कम से कम रहना है, पर आपने क्या किया, 2.5 साल में, 1.5 साल में आपने क्या किया, आपने देखा कि बोस जो है वो इंडियन मार्केट से एग्जिट कर रहा है, एंड हेंस इट इज वेकेटिंग। ठीक है, हेंस इट इज वेकेटिंग द प्रॉपर्टी। तो मान लीजिए इसमें 10 फ्लोर होंगे, इसमें से एक पर्टिकुलर बिल्डिंग जो है ये बॉश के पास थी। तो पहले आपको रेंटल यील्ड 100 रुपए का आता था, अब कितना आने लग जाएगा, लगभग 75, लगभग 80। तो क्या इससे आपका रेंटल यील्ड ड्रॉप हो जाएगा? बिल्कुल ड्रॉप हो सकता है सर, बिल्कुल ड्रॉप हो सकता है। बोलो, एकदम प्रैक्टिकल बात है कि नहीं? ठीक है, पर ये क्या ऐसा रिस्क है जिसको काउंटर नहीं किया जा सकता? तो जो एसेट मैनेजर है, जो बेसिकली रीट लॉन्च करता है, जो उस एसेट को मैनेज करता है, जो ये देखता है कि वो एसेट कहीं भी पूरे तरीके से ऑक्यूपाइड रहे ताकि उसमें से मैक्सिमम रेंटल यील्ड निकाल सके। अगर क्योंकि ये मैक्सिमम रेंटल यील्ड नहीं निकालेगा तो लोग रीट नंबर ए से रीट नंबर सी में चले जाएंगे दोस्तों, और कोई ऐसा नहीं चाहेगा। ठीक है, हर कोई चाहेगा कि भाई मेरे रीट का यूनिट आज 102 रुपए का है, तो आगे चल के उसकी डिमांड शेयर मार्केट में भी इतनी बनी रहे कि वो कल को 110 का हो, लोगों को उसकी चाहत हो। ठीक है, तभी बड़े इन्वेस्टर्स का भी रुझान आता है। तो ऑक्यूपेंसी हर एसेट मैनेजर के दिमाग में होती है, और ये जो सिनेरियो जो हम आप डिस्कस कर रहे हैं ये उनके दिमाग में भी होता है। तो और वो लोग भी बड़े शाने लोग होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये पहले से करीबन 3 से 6 महीने का या इनफैक्ट साल भर का ये लोग क्या लेके रखते हैं दोस्तों, कई बार तो एडवांस लेके रखते हैं डिपॉजिट, ताकि अगर इस बीच में ये खाली किया तो हमारे पास 3-6 महीने बच जाएं, ताकि हम क्या है, नया रेंटल या नया हम जो टेनेंट है ना, माफ कीजिएगा, उसको हम उतने में ढूंढ सकें और हमको कोई दिक्कतें ना हो। सडन शॉक हमको ऐसा नहीं हो कि हमारा जो है वो रेंटली मतलब आ ही नहीं रहा है, या वो सडन ड्रॉप हो गया, वो 100 रुपए से सीधे 80 पहुंच गया, ये सिनेरियो ना हो, इसके लिए एडवांस में 3-6 महीना, साल भर, डिपेंडिंग ऑन कि वो कितनी अच्छी बिल्डिंग है, उस टेनेंट को कितनी गरज है, वो मार्केट कितना इंपॉर्टेंट है। अब भाई मान लीजिए जो काम, जो टैलेंट क्या है पुणे में मिल सकता है, जो टैलेंट बॉम्बे में मिल सकता है, जरूरी ना कि वही टैलेंट कोलकाता में भी मिल जाए, जरूरी थोड़ी कि वही टैलेंट रायपुर में भी मिल जाए, वही टैलेंट नागपुर में भी मिल जाए, राइट? तो दैट इज वाई कई बार क्या होता है कि बेस्ड ऑन दी सिचुएशन एंड बेस्ड ऑन दी अर्जेंसी ऑफ द टेनेंट, वो लोग भी क्या है, कंडीशंस को मानते हैं, एंड दीज आर दी मतलब क्या बोलते हैं, दीज आर दी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। इसमें अगर वो 3-6 महीने का एडवांस मांग रहा है तो एसेट ओनर जो है वो कोई धौस नहीं जमा रहा है, वो कोई ऐसा खराब चीज नहीं कर रहा है। हम ही आप दुकान लेने जाते हैं कहीं भी किराए पे, तो मतलब 1 लाख रुपए पकड़ी, 5 लाख रुपए पकड़ी, डिपेंडिंग ऑन दी साइज ऑफ द शॉप एंड डिपेंडिंग ऑन दी प्रीमियमनेस ऑफ द प्रॉपर्टी। तो हमसे कितनी ज्यादा डिपॉजिट लिया जाता है, हमसे घरों के लिए 2-2, 3-3 महीने का डिपॉजिट लिया जाता है, तो फिर ये तो इतनी बड़ी बिल्डिंग है, क्यों नहीं लेगा, बिल्कुल लेगा। चलिए समझते हैं जल्दी से दूसरा रिस्क, मुझे लगता है मेरे पास टाइम कम बचेगा और मैं बिल्कुल भी आपको अधूरे में नहीं छोड़ सकता। 51 मिनट हो गया, ओके। तो दूसरा रिस्क समझते हैं। दूसरा रिस्क क्या हो सकता है कि बता रहा हूं, एक तो ये हो गया रेंटल यील्ड वाला, और दूसरा रिस्क ये हो गया कि ऑक्यूपेंसी ऑफ द प्रॉपर्टी। ऑक्यूपेंसी ऑफ द प्रॉपर्टी, तो अक्सर आप देखेंगे ना हमारे यहाँ पे पूरे इंडिया में ऑन एन एवरेज जो कमर्शियल रियल एस्टेट भी है उसमें 60% से भी ज्यादा ऑक्यूपेंसी आ गई ना तो अपन बोलते हैं यार ठीक ठाक तो चल रही है बिल्डिंग। 70% आ गया ना तो अपन वेरी गुड दे देते हैं उसको। 80% हो गया तो अपन बोलते हैं भैया वेरी वेरी गुड है, ये तो बहुत डिमांड में रहता है। ये जो रीट्स लाते हैं ना, तो जब आप रीट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये देखना है कि जो उसका ऑक्यूपेंसी है लगभग वो कितना है। तो ऑक्यूपेंसी अगर 90% से ऊपर है तो आप समझिए भैया वो बहुत सक्सेसफुल रीट है। ठीक है, तो ये 2-4 चीजें, इसके अलावा इसमें कुछ ऐसा बचा नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताया हो। तो आज दोस्तों हमने, मजा आ गया मेरे को भी आप लोग को पढ़ाने में। आज हमने एक बहुत शानदार एसेट क्लास डिस्कस किया है जिसका नाम है रीट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो रियल एस्टेट अगर आप पूरा एज एन एसेट क्लास देखेंगे तो रियल एस्टेट कई तरीके के रियल एस्टेट है, कमर्शियल है, ठीक है, रेसिडेंशियल है, हॉस्पिटैलिटी है, बहुत सारे तरीके के रियल एस्टेट है। पर हम बात कर रहे हैं प्राइमरली प्राइम ऑफिसेस की, मतलब जो एकदम जहां पे फॉर्च्यून 500 जो कंपनीज हैं वो बेसिकली अपना ऑफिस चलाती है। ठीक है, पर इसके अलावा वेयर हाउस, अब मेरे पास ना एक पीपीटी है, मैं उसको फटाक से आपके लिए एक बार को रन कर देता हूं ताकि भाई आपको ये ना लगे कि आज तो कुछ माल मसाला हमको दिखाया नहीं गया। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके की एक, आप समझिए कि शहर में एक बड़ी बिल्डिंग है, आप इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, हाउ कैन यू बिकम द पार्ट ओनर ऑफ दिस, ओके। और फिर इस तरीके से ये काम करता है। लेट मी शो
कि इन्वेस्टर जो है वो पैसा डालता है, उसको रीट्स की यूनिट मिलती है। वो यूनिट्स कौन, जैसे म्यूचुअल फंड को चलाने वाला कौन होता है दोस्तों, ट्रस्ट होता है। तो यहाँ पे भी ट्रस्ट होता है। और बेसिकली ये यूनिट्स कैसे बनाई जाती हैं, वो जो बिल्डिंग जो यूनिट्स बनता है ना, ट्रस्ट क्या करवाता है कि उसका स्पेशल पर्पस व्हीकल्स बनाता है, और वो स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू सिक्योरिटाइजेशन किया जाता है। और किसका सिक्योरिटाइजेशन किया जाता है, फिजिकल एसेट्स का दोस्तों। यू गॉट इट मैन, बहुत बढ़िया। अब जो ग्लोबली जो मार्केट है ना, वो काफी बड़ा मार्केट है यार। ऐसे तो अगर आप देखेंगे फिजिकल एसेट के साइज में $37 ट्रिलियन से ये ज्यादा का मार्केट है। पर अगर आप लिस्टेड वाले साइज में भी देखेंगे तो टोटल लिस्टेड रियल एस्टेट सेक्टर वैल्यू ग्लोबली इज मोर देन $3.2 ट्रिलियन। राइट, इंडिया में भी अभी ये बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, तो डेटा देके मैं आपको बोर नहीं करूंगा। ये एम्बेसी ऑफिस पार्क्स है, माइंड स्पेस है, ब्रुकफील्ड है। इसमें तो हमने पर्टिकुलरली भी हमारे कभी इन्वेस्टमेंट्स हुआ करते थे इसमें, वी मेड गुड मनी। अच्छा है वो। नेक्सस सेलेक्ट है। तो इस तरीके से कुछ बड़े जो है वो ऑफिस पार्क्स हैं। ठीक है, ये रिटेल मॉल है। देखिए, रिटेल मॉल को भी रीट्स में लाया जाता है। ओके, वेयर हाउसेस भी हैं। क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों, ए ग्रेड ऑफिस पार्क हो सकता है, रिटेल मॉल हो सकता है, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, वेयर हाउसिंग। समझिए आपके पास में कोई जगह है बहुत बड़ी सी, और आप वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के आसपास है, तो क्या आपको आपके वेयर हाउस के जो रेंटल्स हैं वो अच्छे मिलेंगे दोस्तों? फूड के रेंटल्स मिलेंगे, बहुत शानदार रेंटल्स मिलेंगे आपको। ठीक है, और इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है और यूनिट प्राइस मूवमेंट होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपको जो मैं डिविडेंड बता रहा था ना, क्वार्टरली, कंफ्यूज मत हो जाइएगा क्या डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्वार्टरली जो आपको इनकम आती है वो, और यूनिट प्राइस मूवमेंट मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन दोस्तों, ये आपको समझाया ऑलरेडी। ओके, सेफ्टी सपोर्ट, व्हाट कैन स्टिल गो रॉन्ग। देखिए, वैकेंसी, रेंट का स्लो डाउन, टेनेंट कंसंट्रेशन। पर चला आपने पूरी की पूरी बिल्डिंग सिर्फ 2 टेनेंट को दे दिया। ठीक है, तो पता चला उसमें से खाली क्या आपका जो मतलब रेंटल यील्ड है वो अचानक से 50% ड्रॉप हो गया। तो ये सब क्या है, जो एसेट ओनर होते हैं ना, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो रीट्स बना रहे होते हैं, तो इनके पास जो कंसल्टिंग होती है वो डेलॉइट और ईएनवाई इस तरीके की कंसल्टिंग होती है। ये सब छोटे मोटे दिक्कतों में नहीं पड़ते हैं बेसिकली। ठीक है, और पब्लिक रीट वर्सेस प्राइवेट रीट, ये भी मैंने आपको बताया कि पैरामीटर, एक्सेस, लिक्विडिटी। ऑब्वियसली प्राइवेट रीट में उतनी ज्यादा लिक्विडिटी नहीं होगी। ठीक है, और पब्लिक रीट में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होगी। रिस्क क्या है आप देख लीजिए, मार्केट वोलेटिलिटी एंड रियल एस्टेट रिस्क। अब रियल एस्टेट में कितना रिस्क है, यू एज एन इंडियन कैन असेस बेटर। लिक्विडिटी प्लस कंसंट्रेशन प्लस एग्जीक्यूशन रिस्क। ठीक है, कंसंट्रेशन मतलब वो 89 का कंसंट्रेशन हो गया, या पर्टिकुलर एक मार्केट में वो कंसंट्रेट हो गया बहुत ज्यादा। और चला पुणे में बस एक जगह पे कर रहे हैं, औंध में कर रहे हैं, या कहीं हिंजेबड़ी में कर रहे हैं, दूसरी जगह कर ही नहीं रहे हैं। एग्जीक्यूशन रिस्क में मतलब कि टेनेंट्स तो ला लिए, पर अभी भी ठीक से उसका यील्ड नहीं निकाल पा रहे हैं, उसमें अच्छा रेंट वो उससे नहीं ले पा रहे हैं, या ऑक्यूपेंसी बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब उसके रिस्क हो सकते हैं। इंडिया टुडे ग्लोबल मार्केट से ये सब में ठीक है। तो बेसिकली क्या है ना, रीट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है दोस्तों, जो रीट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है बेसिकली जो आपको एफडी टाइप की कैश सिक्योरिटी भी देता है। लेट मी, ओके, ठीक है, जो आपको एफडी टाइप की सिक्योरिटी भी देता है, और साथ में आपको शेयर्स के जैसे में थोड़ा कैपिटल एप्रिसिएशन भी देता है, विदाउट दी वोलेटिलिटी ऑफ दी स्टॉक मार्केट। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वेबिनार समझ में आया होगा। देखिए, मैं अगर 1 घंटे आपके लिए मेहनत कर सकता हूं, तो आप क्वेश्चन एंड आंसर वाले में जाके आप मुझे क्या इतना नहीं बता सकते कि आपको ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? आप मुझे बता सकते हैं क्या? डिड यू लाइक दिस वेबिनार? आपको समझ में आया? कैन यू गिव मी अ क्विक फीडबैक प्लीज बिफोर यू एक्चुअली लीव द वेबिनार? However, during geopolitical crisis such as recent Middle East economic, so how can REIT investors protect their returns and manage uncertainty? देखिए, आप समझिए ना यार कि मेरे पास एक क्वेश्चन आया है और उन्होंने पूछा है कि भाई रीट्स जो है वो सेफ है, पर वो मैक्सिमाइज रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, पर जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के कारण क्या उसमें कोई रिस्क आ सकता है? मैं आपसे पूछता हूँ, यू प्लीज आंसर मी। पुणे में, मुंबई में, बेंगलुरु में, जहां पे भी गूगल और एप्पल और ये सब के ऑफिसेज हैं, उन्होंने अपने अप्रैल मतलब वॉर कब से चालू हुआ है? 28 फरवरी से। आप बताइए, आप जाके पता करिए कि मार्च का, अप्रैल का और मई का रेंट उनके पास उन्होंने दिया है कि नहीं दिया है। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि किसी भी तरीके का जियो पॉलिटिकल टेंशन हो, कुछ भी हो, दीज रीट्स आर बेसिकली लास्ट मतलब एफडी से ऑब्वियसली पहले, बट लास्ट काइंड ऑफ एसेट क्लासेस और इन्वेस्टमेंट्स टू बी अफेक्टेड। ठीक है, क्योंकि शेयर प्राइसेस गिर जाता है। अब टीसीएस के शेयर प्राइसेस वगैरह सबके गिरे हुए हैं, 5 साल से निफ्टी आईटी नहीं चला, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। आप बताइए ना कितने एम्प्लॉयज का ले ऑफ हो गया। ठीक है, तो मार्केट्स कई बार एंटीसिपेट करता है बहुत सारी चीजों को,
पर किसी भी तरीके के डिसरप्शन में मुझे नहीं लगता कि जो टेनेंट है या रेंटल यील्ड है या ये सब है, आपको तो ये देखना है कि भाई ऐसा क्या हो रहा है कि कमर्शियल रियल एस्टेट के जो जो रीट में आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसके रेंटल यील्ड फॉल हो रहे हैं, क्या वहां के लैंड के जो रेट्स हैं, रियल एस्टेट मार्केट क्या वहां पे क्रैश हो रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है दोस्तों, तो आपके इन्वेस्टमेंट को ज्यादा खतरा नहीं है। और ठीक है, आपने 2 क्वेश्चन पूछा था और ठीक है, तो मैंने उसका आंसर कर दिया। ओके, मुझे प्लीज और बताइए, मुझे प्लीज गिव मी योर फीडबैक, आपको अगर ये समझ में आ रहा हो। तो सिर्फ रीट नहीं दोस्तों, देर आर मोर देन 25 प्लस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस विच वी आर कवरिंग in our detailed निवेश निंजा प्रोग्राम which is a DIY do it yourself। मतलब हम आपको एक अवेयर इन्वेस्टर बनाना चाहते हैं, और उस अवेयर इन्वेस्टर बनने से आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, आप ट्रैक कर सकते हैं, आप अपना एक ब्रॉडर क्लास में एसेट मिला के आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। फॉरेन इक्विटीज कवर्ड है उसमें, एआई इन्वेस्टिंग कवर्ड है उसमें, उसमें बहुत सारी चीजें कवर्ड है। है लॉट ऑफ थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल, कॉन्सेप्चुअल एज वेल एज प्रैक्टिकल वर्किंग। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज पिंग मी पर्सनली, या आप मेरी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। आपने ये वेबिनार ज्वाइन किया, आपके पास कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन होगी, प्लीज रीच आउट टू अस इफ यू नीड एनी हेल्प। थैंक यू वेरी मच, यू हैव टेकन टाइम फॉर योरसेल्फ, you have invested in yourself, and that is the best kind of learning you can have. Thank you, goodbye.